हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। मिशन आईएएस के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया एक इम्पॉर्टेंट कोर्स जिसके बारे में हम ये सीरीज़ देख रहे हैं। और पिछले 9 लेक्चर्स में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में देखी। और जितने भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उन सब के लिए बिफोर स्टार्टिंग फॉर द प्रिपरेशन हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी नीड को हमने देखा और इसी तरह का एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स मिशन आईएएस के द्वारा हमने लॉन्च किया। आज का उसका 10th यानी लास्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं, जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम रिलेटेड विद द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हम कवर अप करेंगे। पिछले 9 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, beginning from an overview about the UPSC civil services examination to up to the interview phase. So इसमें बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आई थी रिलेटेड विद द प्रीलिम्स ऑल्सो, मेंस ऑल्सो एंड इंटरव्यू ऑल्सो। एंड इन बिटवीन प्रिपरेशन हमें किस तरह से स्टार्ट करनी है, बुक लिस्ट हमने देखी थी। सो आज का 10th लेक्चर लास्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं, जिसमें रिलेटेड विद द स्टडी प्लान होगा। कोचिंग ज़रूरी है या फिर सेल्फ स्टडी हम कर सकते हैं अबाउट द यूपीएससी। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड या फिर फ्रॉम द ग्रेजुएशन या फिर आफ्टर द ग्रेजुएशन, तो उनके लिए उनके हिसाब से किस तरह से प्लान हम कर सकते हैं अबाउट द प्रिपरेशन। सो उसके बारे में हम देखेंगे। सो दिस इज़ अवर टीम अबाउट मिशन आईएएस, दिस इज़ अबाउट मी। सो आज का जो बेसिक लेक्चर है जो हम देखने वाले हैं, उसमें नियर अबाउट 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर अप करेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट कंबाइंड स्टडी। सो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ हम किन अदर एग्ज़ाम्स की स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंबाइन भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ कुछ स्टूडेंट्स स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं और कंबाइनली एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि नियर अबाउट अगर सिलेबस देखा जाए तो 70% सिलेबस जो है स्टेट पीसीएस का और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सेम ही आता है। सो इसलिए कुछ स्टूडेंट जो है वो कंबाइन भी प्रिपेयर करते हैं। उसके साथ साथ यूपीएससी भी कई तरह के अदर एग्ज़ाम्स लेती है जो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बैकग्राउंड होते हैं कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मेडिकल ग्रेजुएट हो तो आप कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हो। सो इस तरह के कई एग्ज़ाम्स है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ हम कौन सी अदर एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कंबाइन हम दे सकते हैं। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हमें सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है तो हमें कोचिंग ही ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन जो दिखते हैं हमें हर साल, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके ही प्रिपेयर करके क्लियर किया होता है। सो सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर कोचिंग ज़रूरी है, या फिर कुछ स्टेजेस के लिए हम कोचिंग का फ़ायदा या फिर गाइडेंस ले सकते हैं। सो गाइडेंस और कोचिंग इसमें डिफरेंस है। सो उसका क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, और स्पेसिफिक सेल्फ स्टडी हम किस तरह से कर सकते हैं, सो इस पर भी फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज़ सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे एक्सपेंसिव कोचिंग्स को। दिल्ली में बहुत सारी ऐसे कोचिंग्स हैं, नियर अबाउट 2 to 2.5 लाख उनकी कोचिंग फ़ीस है। सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीकर सेक्शन से आते हैं या फिर पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका एम रहता है हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस ना मिलने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक करते हैं, स्पेसिफिक बैकग्राउंड से आने वाले जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता। सो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी कुछ इनिशिएटिव्स है, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनके द्वारा फ्री कोचिंग, फ्री गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है और कुछ तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। सो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट गवर्नमेंट अंडर कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस आती है जिसके थ्रू जो वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इस गाइडेंस का फ़ायदा हो सकता है, इनको हम देखेंगे। उसके बाद
जो स्टूडेंट 11 से अपना एम बना रहे कि मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर होना है या फिर देना है, तो उनके लिए आफ्टर 10th ग्रेजुएशन तक का 5 ईयर प्लान किस तरह का हो सकता है, किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं अपने एकेडमिक स्टडी के साथ साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, और किस तरह का प्लान होना चाहिए, हमारा डेली शेड्यूल किस तरह का हो सकता है उन 5 ईयर्स में। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी किसी भी स्ट्रीम से हो, फॉर एग्जांपल साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, मेडिकल स्टूडेंट्स हो या फिर एमबीए स्टूडेंट्स हो, कोई भी स्टूडेंट हो जो अपने ग्रेजुएशन में प्लान कर रहे हैं कि हमें आफ्टर द ग्रेजुएशन इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है, सो उनके लिए 3 ईयर का मेनली प्लान किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का प्लान हम कर सकते हैं, सो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो प्लान करते हैं कि हम अभी ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हुआ है लेकिन हमें 1-2 साल में प्रिपेयर करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है। सो उनके लिए स्पेसिफिक ऑन द ट्रैक वाले जो स्टूडेंट है कि जो आफ्टर द ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं, सो उनके पास तो टाइम अभी कम है, ठीक है। सो ऑन द ट्रैक वाले स्टूडेंट 1 to 2 ईयर वाला प्लान किस तरह से कर सकते हैं, उनका प्लान कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे। और एट द एंड जो स्टूडेंट जॉब पर है या फिर वर्किंग है, वर्क करके भी बहुत सारे ऐसे हमें सिलेक्शन दिखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वर्किंग में भी जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर की है। सो वर्किंग जॉब एस्पिरेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, उनका डेली शेड्यूल किस तरह का हो सकता है वाइल मैनेजिंग योर जॉब। सो जॉब को मैनेज करते वक्त आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज के जो 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डिटेल में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाई है जिसमें एक परफेक्ट मेंटेनेंस ऑफ लाइफ का एक चार्ट है, जिसमें आपका जो 24 आवर्स का डे है उसको आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, मैनेजिंग एवरीथिंग। आप स्टडी को भी मैनेज कर सकते हो, आपके वर्क को भी मैनेज कर सकते हो, और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी मैनेज करके किस तरह से 24 आवर्स को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये भी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ का चार्ट आपके सामने है जिसको हम बारीकी से देखेंगे, और इस तरह से अगर आपने प्लान किया तो आपका 24 आवर्स यानी जो डे है आपका प्रॉपरली मैनेज हो पाएगा। सो ये चार्ट उन सब के लिए है जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द सिविल सर्विसेज भी, जो वर्क के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो 11th ऑनवर्ड सारे स्टूडेंट हैं जो प्लान कर रहे हैं कि हमें सिविल सर्विसेज तो देना है बाद में, लेकिन हम हमारे डे को कैसे मैनेज करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि हम कॉलेज के प्रिपरेशन के साथ साथ या फिर हमारे एकेडमिक लाइफ के साथ साथ हम अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाते या फिर उसको टाइम नहीं दे पाते। सो ये एक परफेक्ट चार्ट है जो आपको बताएगा कि आप अपने वर्क, आपके एकेडमिक लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी आप प्रॉपरली कर सकते हैं अगर उसको आपने प्रॉपर मैनेज किया तो। सो इस चार्ट में प्रॉपरली चीज़ें दी गई है कि आप अपने अगर 24 आवर्स को प्रॉपरली डिवाइड करो 3 पार्ट्स में, यानी 8 आवर्स का आपका वर्क होगा, फॉर एग्जांपल 7 आवर्स का आपकी स्लीप, 9 आवर्स आपने अदर चीज़ों को दी। सो 24 आवर्स को प्रॉपरली 3 चीज़ों में हमने डिवाइड किया। 7 आवर्स की स्लीप तो मैंडेटरी होती है, ठीक है, फॉर द हेल्दी लाइफ, तो उसको हमने बाजू में साइड में कर दिया। अब रह गए 8 × 8 + 9 यानी 17 आवर्स, उसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वर्किंग स्टूडेंट भी हो जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या फिर जॉब के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो, या फिर जो स्टूडेंट प्रॉपरली तैयारी कर रहे हो उनको ये प्रॉपरली 8 आवर्स मिल जाएंगे फॉर द स्टडी ऑल्सो, ठीक है। और जो वर्किंग स्टूडेंट है वो भी इन 9 आवर्स में से कुछ आवर्स निकाल सकते हैं, जिसमें हम जो 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रॉपरली जो वर्किंग स्टूडेंट है वो किस तरह से अपने जॉब के साथ साथ किस तरह का टाइम निकाल सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन, वो भी डिस्कस करेंगे। सो ये एक ओवरऑल है सारे स्टूडेंट्स को, सारे वर्किंग हम कह सकते हैं सारे वर्किंग वुमन को भी, सारे वर्किंग मेंस को भी, कि किस तरह से वो अपने 24 आवर्स को डिवाइड कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मेन हमारा पर्पज़ ये है कि हम सेटिस्फाइड लाइफ जिए, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ें क्या आ सकती है।
सो 8 आवर्स का वर्क हो सकता है, या फिर जो स्टूडेंट है वो इसको प्रॉपरली स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद जो 9 आवर्स है वो आप पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं हमारे 24 आवर्स में, ठीक है। सो उसको अगर हमने 3 आवर्स में डिवाइड किया, सो इसमें हर 3 आवर्स स्पेसिफिकली डिवाइड है कि आपकी हर चीज़ हो पाएगी। फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड एक्सरसाइज होगा, मेडिटेशन होगा, उसके बारे में एक स्पेसिफिक लेक्चर जो है इस 10 डेज के फाउंडेशन का, वो नेक्स्ट लेक्चर जो 11th होने वाला है, जो स्पेशल लेक्चर है, उसमें हेल्थ के रिलेटेड भी आपको टिप्स दी जाएगी कि किस तरह से आपको हेल्थ और मेडिटेशन ज़रूरी है, अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को प्रॉपरली मोटिवेट रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप में रखना, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ हाइजीन और फिर हॉबी जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हॉबी या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने क्या की है ये भी आपको डिनोट करना होता है। सो आप वो पूछ सकते हैं ना कि आपने ये 20-21 ईयर्स की ज़िंदगी जी है, इसमें क्या सिर्फ पढ़ाई की है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने की है। सो ये बहुत मैंडेटरी है कि आप एक हॉबी के साथ जिए, ठीक है। एक कोई भी आपका हॉबी हो सकता है, उसको आप इम्प्रूव करें, उसके साथ जिए, ठीक है। उसके बाद फैमिली टाइम होगा, फ्रेंड्स टाइम होगा, कुछ बुक्स होंगी जो अपना बिलीफ, फेथ वगैरह इसको ग्रो करती है। उसके साथ साथ सर्विस होगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 11th ऑनवर्ड जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारे NGOs को जुड़ते हैं। सो उनको एक साइड प्लान मिल जाता है NGO के साथ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को। बहुत सारे NGOs होती है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, एजुकेशनल एरियाज़ में काम करती है। सो बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशनल लेवल पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस NGOs को ज्वाइन करते हैं। सो उनके पास एक कॉलम ऑलरेडी बन जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने क्या किया। सो ऑब्वियसली वो वहाँ पे डिनोट कर सकते हैं कि दे वर कनेक्टेड विद द स्पेसिफिक NGO विच वो वर्किंग इन एजुकेशनल सेक्टर या फिर वुमेन एम्पावरमेंट सेक्टर। सो उनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक स्पेसिफिक कॉलम बन जाता है। सो सर्विसेज में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी मैं अपील करूंगा कि आप भी ग्रेजुएशन लेवल पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो हम NCC या फिर NSS द्वारा तो पार्टिसिपेट करते ही है, लेकिन जो स्टूडेंट सच में सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जिनका स्पेसिफिक एम है कि हमें वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी काम करना है, सो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ड्यूरिंग आवर ग्रेजुएशन कि हम किसी भी एक छोटी मोटी NGO के साथ जुड़े, जिसको हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीकली हम अगर सैटरडे संडे भी उनको 2 to 4 आवर्स दिए तो भी हम एक पार्ट बन जाते हैं उस स्पेसिफिक इनिशिएटिव का। सो सर्विस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कि हम सर्व करें। सो सर्व करने की जो भावना है वही हमारे अंदर अगर पहली आई तो एज अ सिविल सर्वेंट हम अच्छी तरीके से सर्व कर पाएंगे, अच्छी तरीके से NGOs का सहारा लेके जो वेलफेयर स्कीम्स है वो हमारे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सर्विसेज का भी एक बहुत इम्पोर्टेंस है। सोल और स्माइल फॉर एग्जांपल ये पर्सनल चीज़ें हैं जिनको हम अगर टाइम निकालें तो स्पेसिफिक 24 आवर्स में हम खुद को भी टाइम दे सकते हैं, हमारे वर्क या फिर स्टडी को भी प्रॉपरली टाइम निकाल सकते हैं, और हमारी स्लीप जो है, जो हमारी हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रखती है, उसको भी हम स्पेसिफिकली डिवाइड कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। सो ये हम नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है। हर सबके पास टाइम होता है अगर हम प्रॉपरली उस 24 आवर्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें तो, ठीक है। सो पर्सनल लाइफ होगी, हमारा वर्क होगा, स्लीप होगी, ये सारे चीज़ों को हम अच्छी तरीके से टाइम दे सकते हैं। सो एक ये परफेक्ट मेंटेनेंस लॉ ऑफ लाइफ का एक चार्ट है जिसको आप आई थिंक सभी ने इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं, हमारे एक एक चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ है कि कंबाइंड स्टडी कैसे हम कर सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ अदर एग्जाम्स कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स UPSC के द्वारा ही ली गई अदर एग्जाम्स को भी ट्राई करते हैं अपने साथ साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर कोई स्टूडेंट होते हैं कि जो UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, स्टेट सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि UPSC और कौन सी एग्ज़ाम लेती है जो आप कंबाइन कर सकते हो अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ, और कौन सी स्टेट PCS सर्विसेज है
जो आपका आपके सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है और स्टेट पीसीएस का सिलेबस है वो कंबाइन करते हैं, यानी नियर अबाउट 70% सिलेबस सेम होता है। सो इन दोनों चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। पहली चीज़ है कि यूपीएससी के द्वारा जो ली गई परीक्षाएं है सिविल सर्विसेज के साथ साथ वो कौन कौन सी है। सो इसमें पहली एग्ज़ाम आ सकती है, फॉर एग्जांपल जो ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट जिनका साइंस बैकग्राउंड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है उनका ग्रेजुएशन, तो उनके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती है सीडीएस एग्ज़ाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। जिनको क्रेज़ है या फिर जिनको एक पैशन है हमारे फोर्सेस में जाने का, सो एयरफोर्स होगी, आर्मी होगी या फिर नेवी होगी, इनमें एज अ ऑफिसर थ्रू सीडीएस सिलेक्ट किए जाते हैं। सो जो स्टूडेंट फोर्सेस में जाना चाहते हैं या फिर जिनको क्रेज़ है पैशन है फोर्सेस में जाने की, या फिर जिनको इच्छा है कि हम फोर्सेस में भी जा सकते हैं, एक करियर अच्छा बना सकते हैं, सो सिविल सर्विसेज के साथ साथ वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल जो है हर साल नोटिफिकेशन, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पब्लिश किया जाता है वैसे ही हर साल सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन का भी नोटिफिकेशन आता है। और ये जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार होती है, यानी विद इन 6 मंथ्स एक बार ये एग्ज़ाम होती है। सो साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होती है। इसकी डिटेल्स भी आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर सारे नोटिफिकेशंस जानकारी वगैरह आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड, जिनको फोर्सेस में जाना नहीं है लेकिन और ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेज जो इनका क्रेज़ होता है, उनकी पैशन होती है। सो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी और एक एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है बाय यूपीएससी, वो है कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन। सो सीएपीएफ की एग्ज़ाम होती है। सीएपीएफ के एग्ज़ाम भी आप सिविल सर्विसेज के साथ साथ ही दे सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है वो सेम होता है हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो है वही। ठीक है, सो प्रीलिम्स के लिए इसके भी हमें कुछ अलग प्रैक्टिस करनी नहीं होती। सेकंड, इसका जो सेकंड पेपर होता है वो होता है इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का ये पेपर होता है जो सिमिलर है हमारे मेंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश कंपलसरी पेपर है उसके साथ ही है। ठीक है, सो हमें इसमें भी अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सो मोस्टली स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ सीएपीएफ की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, सो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की एग्ज़ाम होती है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है हमारे आईटीबीपी होगा, एसएसबी होगा, उसके साथ साथ सीआईएसएफ होगा, सीआरपीएफ होगा। सो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें एज अ असिस्टेंट कमांडेंट इस एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं। सो एक ये भी अच्छी तरह की सर्विस है जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के क्लियर करके सर्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है, सीएमएस। ये भी हर साल होती है। सिलेबस जो होता है रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर फील्ड ही होता है। इसका भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन हर साल जारी किया जाता है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, और कंडक्ट प्रॉपरली की जाती है एज पर द कमीशन शेड्यूल। ठीक है, सो इसके ये भी एक अच्छा करियर है फॉर द मेडिकल ग्रेजुएट्स। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं या फिर इकोनॉमी जिनका बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, उनके लिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक एग्ज़ाम होती है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होती है। इसका भी प्रॉपरली सिलेबस नोटिफिकेशन वगैरह जो है, नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है प्रॉपरली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हो या फिर गूगल भी कर सकते हो, आपको इसके रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी। सो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया है स्पेसिफिकली, या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, सो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। उसके साथ साथ जिन्होंने इंजीनियरिंग की है
सो उनके लिए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है, ठीक है। सो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी है, बहुत सारे सर्विसेज इसमें अलाउड है। मानो जितने भी इंजीनियर्स, जितने भी फील्ड्स है इंजीनियरिंग में, उन सब से ये बिलोंग करती है। सो इसके रिलेटेड भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। सो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जो यूपीएससी हर साल कंडक्ट करता है। सो यूपीएससी के लिए एक ही एग्ज़ाम नहीं है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी अदर हर तरह की जियोलॉजिस्ट के लिए भी अदर एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सो इस तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स यूपीएससी हर साल कंडक्ट करती है। उनका प्रॉपरली शेड्यूल होता है, उनके प्रॉपरली नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं हर साल, किस तरह का शेड्यूल होगा उनका प्रीलिम्स और मेंस का। सो इसके रिलेटेड आपको सारी जानकारी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी। इसके रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे, आपको कहीं और ढूंढने की सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई थिंक कि जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सो उनका अगर इस अदर एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड हो या फिर वो डिफेंस या फिर अदर फोर्सेस में जाना चाहते हो, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है कि ये भी वो करे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एम किया होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सो एक दो अटेम्प्ट देने के बाद उनको फिर पता चल जाता है कि यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ भी एक एग्ज़ाम होती है जो असिस्टेंट कमांडेंट्स वगैरह सेलेक्ट होते हैं। सो उनको बाद में ये चीज़ें पता चल जाती है। सो अगर हमें पहली ये चीज़ें पता हो कि जो साइंस बैकग्राउंड के हो, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड हो, सो उनके लिए एक सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन भी है जो अप टू 24 आवर्स वो दे सकते हैं। सीएपीएफ भी है, 25 लास्ट एज है, लेकिन जो कैटेगरी के हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। सो ये भी एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर कर सकते हो साथ में अपने सिविल सर्विसेज के साथ साथ। नेक्स्ट है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो सिविल सर्विसेज के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मानो आप महाराष्ट्र से हो तो आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विसेज कमीशन की स्टेट पीसीएस आप दे सकते हो, एमपीएससी जिसको कहा जाता है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी मैंने बताई थी, www.mpsc.gov.in पर आपको इसके नोटिफिकेशंस, हर साल जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है, कितनी जगह होती है, किस तरह का सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस का किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है सिलेबस को, ये सारी डिटेल जानकारी आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मिल जाती है, ठीक है। सो एमपीएससी स्टेट पीसीएस आप दे सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि नियर अबाउट स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो नियर अबाउट 70% सेम ही होता है। अब बाकी की चीज़ें कौन सी है जो डिफरेंट है मेनली, एक ये तो कॉमन सेंस है कि हम अगर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेट रिलेटेड ज्योग्राफी या फिर स्टेट रिलेटेड हिस्ट्री उसमें पूछी जाएगी। वो जो स्टेट रिलेटेड हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती। ये जो एडिशनल है रिलेटेड विद द स्टेट, ये चीज़ें आपको एडिशनली करनी पड़ती है। इसलिए नियर अबाउट 70% जो सिलेबस है वो सेम कहा जाता है, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं, मानो हिस्ट्री होगा आपका, इंडियन हिस्ट्री होगा जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी होगा इंडियन वर्ल्ड का, उसके साथ साथ पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, एनवायरनमेंट होगा, जनरल साइंस होगा, ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये सेम है आपकी सिविल सर्विसेज के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी। एमपीएससी होगी या महाराष्ट्र के लिए, यूपीपीएससी भी होती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस तरह की स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम लेती है, वो भी आप अपीयर कर सकते हो। उसके साथ साथ एमपीपीएससी भी होती है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी नियर अबाउट सेम सिलेबस होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ ही, ठीक है। ऐसी हर स्टेट की पीसीएस एग्ज़ाम होती है, पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है, जो स्टेट सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली ली जाती है। ये भी एग्ज़ाम आप कंबाइनली प्रिपेयर कर सकते हो अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ, क्योंकि नियर अबाउट 70% सिलेबस है, यानी आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना एडिशनल 30% सिलेबस है वही आपको सिर्फ एडिशनली करना पड़ेगा रिलेटेड विद दैट स्टेट।
कंबाइनली स्टडी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो हर साल स्टेट पीसीएस की भी पोस्ट जिनकी निकलती है और सिविल सर्विसेज भी बाद में वो फिर अपीयर करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका होता है। सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए जो एडिशनल चीज़ें हैं वो उनको बाद में फिर करनी पड़ती है। सो एडिशनल चीज़ें बहुत कम है, नियर अबाउट 30% है, लेकिन 70% सिलेबस जो है वो सेम ही है। सो कंबाइंड स्टडी आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ जो एग्ज़ाम्स ली जा रही है बाकी की यूपीएससी के द्वारा ही, वो भी आप कंबाइन कर सकते हो अपने सिविल सर्विसेज के साथ साथ। उसके साथ साथ अगर आपको स्टेट पीसीएस भी देना है वो भी आप कंबाइन कर सकते हो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ। सो ये इस तरह के कंबाइंड सर्विसेज है। अब कुछ स्टूडेंट उनको ये नहीं पता रहता कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एसएससी या फिर स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईबीपीएस की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट कंबाइन नहीं कर सकते हमारे सिविल सर्विसेज के साथ साथ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज है। जो स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन का वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी एसएससी होगा या फिर आईबीपीएस की या फिर बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स की होगी या फिर अदर दैन जो मैंने डिस्कस की, वो जो एग्ज़ाम्स है उनका जो सिलेबस है, उनकी जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ामिनेशन का, लेवल है एग्ज़ामिनेशन की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड। सो हम एसएससी को, आईबीपीएस को सीएससी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। सो ये ध्यान में रखिए कि कुछ ही सिलेक्टेड एग्जामिनेशंस है जो हम कंबाइन कर सकते हैं हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ, ठीक है। सारी की सारी एग्जाम्स हम कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इशू होता है हर स्टूडेंट्स का, बहुत सारे डाउट्स होते हैं इस रिलेटेड कि हमने कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सेल्फ स्टडी हम कर सकते हैं, किस तरह की हमें सेल्फ स्टडी करनी है। सो जैसे मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि बहुत सारे सिलेक्शन हर साल ऐसे भी है जिन्होंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, सेल्फ स्टडी किया, लेकिन उन्होंने अपना जो मटेरियल है, सोर्सेस है, वो प्रॉपरली डिज़ाइन किए, ठीक है। जो मैंने 4th 5th लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बुक लिस्ट डिस्कस की थी, जो प्रॉपरली सेल्फ स्टडी करने वाले भी स्टूडेंट हो या फिर जिन्होंने कोचिंग भी ज्वाइन किया हो, उनके लिए सिलेक्टेड जो सोर्सेस है वो कैसे हमें रेफ़र करने हैं और वही करने हैं, क्योंकि मार्केट्स में n नंबर ऑफ सोर्सेस अवेलेबल है। हर कोई टॉपर, हर कोई सीनियर आपको हर तरह का मटेरियल रेफ़र करने को कहेगा, ठीक है, लेकिन हमें सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक ही मटेरियल हमें बार बार पढ़ना है, ठीक है। हमें 10 मटेरियल कलेक्ट करके उनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। सो एक ही मटेरियल अगर हम प्रॉपरली करें तो हमारा सिलेबस रिलेटेड सारे टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी या कोचिंग, इसको अगर हमने देखा तो नियर अबाउट जो स्टूडेंट है हर स्टेट से, हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली में करीबन नियर अबाउट 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द सिविल सर्विसेज। हर स्टेट्स के स्टूडेंट्स वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, हर साल लाखों रुपए की हम कोचिंग वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने कुछ बेसिक नहीं किया या फिर बेसिक एनसीईआरटीज़ भी हमने कंप्लीट नहीं की थी, और 6-6 महीने तक स्टूडेंट्स को जो क्लासेस है वो समझ में नहीं आते, ठीक है। सो ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं मलुका आईएएस में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र से या फिर अदर स्टेट से आते हैं, उनकी दिक्कत यही रहती है कि उनको पहले ये चीज़ें नहीं पता रहती कि हमें अगर दिल्ली में कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो हमें सिलेबस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस होगा या फिर एनसीईआरटीज़ होगी, ये पढ़ के जाना है, यानी कुछ ना कुछ तो बेसिक करके जाना है कि हमें वहाँ के जो क्लासेस है वो समझ में आएंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये दिक्कत रहती है, ठीक है। और मोस्टली आई पर्सनली विल रिकमेंड कि आप सेल्फ स्टडी अगर अच्छे से करो तो आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो अपने स्टडी को, ठीक है। सो कोचिंग ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सो कोचिंग जो है नॉट मैंडेटरी, नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग ही ज्वाइन करो, ठीक है। बहुत सारे सिलेक्शन ऐसे हैं जो विदाउट कोचिंग भी है, ठीक है। सो कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी अगर आप प्रॉपरली प्लान करो, जो आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं, उस दिन भी मैंने डेली शेड्यूल और 1 ईयर का प्लान डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें भी मैंने चीज़ें आपको बताई थी कि आप इन चीज़ों को अगर प्रॉपरली अपने शेड्यूल में लाओ तो आपका प्रॉपरली सेल्फ स्टडी होगा, आपको किसी तरह का गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अप टू ग्रेजुएशन हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल तो हो जाती है कि हम कोई भी अगर बुक उठाए
अगर उसको प्रॉपरली एक दो बार पढ़े और उसके अगर प्रॉपरली नोट्स निकाले और उसको टाइमली रिवाइज करें तो हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। सो इतनी तो हमारी ग्रेजुएशन लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नोट्स निकालते समय या फिर पढ़ते समय अगर हमें पहली बार फॉर एग्जांपल हम कोई बुक ले रहे हैं तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में हमें वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमें जस्ट रीड करना है, जितने भी चीज़ें फॉर एग्जांपल 100 आउट ऑफ हमें 10% ही चीज़ें उसमें से समझ में आएंगी। सेकंड रीडिंग जब हम करेंगे तो हमारे पास एक हाइलाइटर होगा जिसमें हम जो चीज़ें हमें अब सेकंड टाइम में इंपॉर्टेंट लग रही है उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे। अब हमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। अब हो सकता है हमें 30 to 40% उसमें से समझ में आएगा। और थर्ड टाइम जब हम उस बुक को लेंगे तो अब हमारे पास एक नोटबुक होगी जिसमें हम जो हाईलाइट की गई चीज़ें हैं उसके साथ साथ जो चीज़ें हमें अब 60% समझ में आई नहीं आई उसको हम रीरीड कर रहे हैं। सो अभी चांसेस है कि आपको नोट्स निकालते समय नियर अबाउट 70% आपको समझ में आए। सो आपके पास एक तरह की नोट्स होगी जो आपने जो हाईलाइट पॉइंट किए थे उसमें से। अब जो आपको 100% समझना है वो अभी आपने बुक को साइड कर दिया क्योंकि उसमें का जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ था, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपने नोटबुक में निकाल ली। अब उसी नोटबुक को आपको कंसाइज करना है यानी कम करते जाना है, अपने नोटबुक को शॉर्ट करते जाना है, अपने नोटबुक को प्रॉपरली डिज़ाइन करते जाना है कि कहाँ पे मैं डायग्राम निकाल सकता हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड, कहाँ पे मैं चार्ट निकाल सकता हूँ। सो जब हम इसको डिज़ाइन करते जाते हैं, कंसाइज करते जाते हैं, सो अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारी 70% से 100% तक के पहुँच जाती है। सो ये स्टेप्स है, स्टेप्स वाइज ही हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, एकदम से हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। सो स्टेप वाइज अगर हम सिविल सर्विसेज के NCERTs हो या फिर रेफरेंस बुक हो, इनको अगर स्टेप्स वाइज पढ़े तो हमें हर चीज़ें प्रॉपरली समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है आपको कि सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ और उस कंसेप्ट को छोड़कर अगर आगे बढ़ रहे हो तो हो सकता है वही कंसेप्ट आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो हर जो इम्पोर्टेंट सिलेबस रिलेटेड कंसेप्ट है वो एक एक करके आपको कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ते हुए कंसेप्ट्स क्लियर करते ही जाना है, और नहीं समझ में आए तो आपको नोट्स द्वारा लिख के बार बार आप लिख सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक तरह का सेल्फ स्टडी में आप इंक्लूड कर सकते हो कि जो स्टडी प्लान मैंने बताया था, डेली शेड्यूल, जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो। वो प्रॉपरली आप आपके हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हो कि मुझे किस तरह का कब टाइम मिलता है, तो आप आपके हिसाब से उसको आपको वो मैनेज करना है, प्रॉपरली लिखना है कि डेली में मैं कहाँ पे कब कहाँ कैसे पढ़ सकता हूँ, मुझे न्यूज़पेपर कब मैं पढ़ सकता हूँ, NCERTs कब पढ़ सकता हूँ, बेसिक सिलेबस वगैरह होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे तो वो कब मैं पढ़ सकता हूँ। सो आपको आपके हिसाब से वो डेली शेड्यूल जो है वो मैनेज करना है। सो सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बात ये है कि आप इंडिया में सिविल सर्विसेज के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लो जिनका नियर अबाउट 100% रिजल्ट भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर लो। लेकिन अब आप जब एडमिशन लेते हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे गारंटी नहीं लेगा कि मैं आपका 100% सिलेक्शन करवा के दूंगा। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया में जो आपको गारंटी देगा, क्योंकि उनको पता है कि हम सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को जो रिलेटेड विद द सब्जेक्ट्स है। सो सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करके दे रहे हैं हम स्टूडेंट को। हमारे पास जो एक्सपर्ट है वो सिर्फ स्टूडेंट को सब्जेक्ट्स की जो चीज़ें हैं वो समझा कर दे रहे हैं, इसलिए वो गारंटी नहीं लेते कि आपने हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, हम आपको गारंटीडली IAS बनाकर छोड़ेंगे। तो ये ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो गारंटी देगा, क्योंकि ओवरऑल अगर एनालिसिस किया तो यही पता चला कि नियर अबाउट हमारे सिलेक्शन में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30% है। यानी क्या है कि 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्फ स्टडी का है। सो कोचिंग का 30% कंट्रीब्यूशन है सिर्फ हमारे ओवरऑल प्रिपरेशन में, सेल्फ स्टडी का 70% कंट्रीब्यूशन है। सो यही से आपको पता चलेगा कि सेल्फ स्टडी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमने कोचिंग ज्वाइन भी किया तो भी, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी अगर हम किए तो भी हम 70% अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने कहा है कि आपको जो ऑल इंडिया रैंक 1 आता है उसको 53% ही है सिर्फ मार्क्स, ठीक है। सो 70% भी आपने प्रॉपरली स्टडी की विद प्रॉपर गाइडेंस तो आप अच्छी तरीके से
प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये गाइडेंस आपको कहाँ से मिल सकता है अदर देन कोचिंग? सो बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं, टेलीग्राम पर चैनल्स मिल जाते हैं, जो सोर्सेस मैंने बताए थे, कुछ ऑफिशियल सोर्सेस है जिनका सहारा लेके आप प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो। सो एन नंबर ऑफ सोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन इन सोर्स को प्रॉपरली आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अगर आप हर सोर्स मानो एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 सोर्स अगर यूज़ करते बैठे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा अदर सब्जेक्ट्स को टाइम देने में। सो जो सोर्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको ही हमें कंसाइज करना है, एक जगह लाना है, और सेल्फ स्टडी हम प्रॉपरली कर सकते हैं विद गाइडेंस। ठीक है। सो मिशन आईएएस के द्वारा इसी तरह का हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया कि पहले तो स्टूडेंट का बेसिक जो है वो कवर अप करना थ्रू दिस 10 डेज बेसिक फाउंडेशन कोर्स। उसके साथ साथ फिर हमने सोचा कि जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स भी उसके साथ साथ लॉन्च किया। और आगे चलकर जितने भी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, एक्चुअल में हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड होंगी, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो एट द एंड इससे यही पता चल जाता है कि सेल्फ स्टडी ही बेटर है। कोचिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है, आप कर भी सकते हो, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी प्रिपेयर करते अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। सो इसके लिए गाइडेंस, फ्री गाइडेंस जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती है थ्रू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और मिशन आईएएस के साथ जो मलुका आईएएस जुड़ा है वो भी थ्रू स्कॉलरशिप स्टूडेंट को 50% स्कॉलरशिप देके गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो एट द एंड सेल्फ स्टडी इज बेटर दैन ज्वाइनिंग एनी कोचिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर कुछ इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे संस्थाएं चलाई जाती है जिनके द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए फ्री गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है और कुछ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि ऐसा पता चला है अगर ओवरऑल सिलेक्शन में देखा जाए, फॉर एग्जांपल 800 अगर सिलेक्शन हर साल निकल रहे हैं तो उसमें देखा गया है कि नियर अबाउट 300 के आसपास, आउट ऑफ 800 300 के आसपास सिलेक्शन जो है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो है वहाँ से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूपी होगा, बिहार होगा, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं। और बाकी के स्टेट से वहाँ से सिर्फ 400 या फिर 500 के आसपास सिलेक्शन आ रहे हैं। सो इसके वजह से बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट जो है या फिर सेंट्रल इंडियन स्टेट जो है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा अभी अवेयर हुए कि क्यों ना हम ऐसी संस्थाएं निकालें जो हमारे स्टेट के स्टूडेंट को सिविल सर्विस के लिए तैयार करें। ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जिसमें हर साल थ्रू एंट्रेंस कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और इनको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, फ्री लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, बुक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके वजह से स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन के दौरान खुद को अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है। सो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हर स्टेट में होती है। सो हर स्टेट में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है। सो आप सीधा आपके जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, वहाँ पे आप सीधा पूछ सकते हो कि किस तरह के ऐसे इंस्टीट्यूशंस है क्या हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो रन किए जा रहे हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। सो आपको वो जानकारी देंगे, आपको वो जानकारी मिल जाएंगी। उनकी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट कब होती है तो आप उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर बीच में विजिट करके देख सकते हो कि कहाँ पे कब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाले हैं, कब उनका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कब एंट्रेंस होने वाली है। सो एंट्रेंस के थ्रू आप इंस्टीट्यूशन का भी फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है। सो महाराष्ट्र सरकार भी इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशन चला रही है जिसके थ्रू हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। सो इसमें स्पेसिफिक कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिसके नाम और ऑफिशियल वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की है। आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर स्पेसिफिक जानकारी ले सकते हो कि कब उनके आने वाले एंट्रेंस टेस्ट है, कब उनके एग्जामिनेशन प्रोसीजर स्टार्ट होने वाली है, किस तरह के एग्जामिनेशन प्रोसीजर है,
उसके लिए सिलेबस क्या है प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें उनके ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उनमें सारी चीज़ें दी जाती हैं। बहुत सारे मिशन आइस को हमें ऐसे कॉल आते हैं जिसमें स्टूडेंट पूछते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन की एग्ज़ाम कब है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तब हम उनको यही बताते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, वो स्टेट पीसेस की हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन की हो, विदाउट ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो तो नहीं लेंगे। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले जारी किया जाता है जिसमें उस कमीशन को, उस इंस्टीट्यूशन को ये मैंडेटरी रहता है कि वो किस तरह से एग्ज़ाम लेने वाले हैं, उसके लिए सिलेबस उन्होंने क्या रखा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उनको जारी करना मैंडेटरी होता है। सो फ़ोन के द्वारा हम यही स्टूडेंट को बताते हैं कि पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का भी हर साल जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो नियर अबाउट 100 to 150 पेजेस का रहता है। अब ये 100 to 150 पेजेस में वो तो सिर्फ ये तो नहीं देंगे कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म इस दौरान भरना है, पोस्ट इतनी है, उसमें सारी चीज़ें दी जाती है कि आपकी एग्जामिनेशन प्रोसीजर किस तरह की है, पैटर्न किस तरह का इस बार, क्योंकि हो सकता है कि कमीशन उसमें कुछ चेंजेस लाए, सिलेबस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो इसलिए कमीशन को वो रिवाइज करना, उस सिलेबस को डिस्प्ले करना हर साल थ्रू नोटिफिकेशन, ये मैंडेटरी होता है। सो स्टूडेंट को मैं अपील करूँगा कि पहले जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, पहले उस एग्जामिनेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो आप देखें, उसको अच्छे से पढ़ें, और फिर हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए हम एलिजिबल है या नहीं, उसके साथ साथ सिलेबस किस तरह का है, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी दी जाती हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा 5 SISs है। SISs मानो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर। सो ऐसे 5 SISs ऑल ओवर महाराष्ट्र है, जो एक मुंबई में है, एक है नासिक में है, एक नागपुर में है, एक कोल्हापुर में है, ठीक है। सो इस तरह से जो SISs है वो ऑल ओवर महाराष्ट्र जुड़ी है, और हर साल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा वो एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है वो पब्लिश करती है अपने ये ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो, www.sisc.org.in पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी कि कौन सी एग्ज़ाम वो लेने वाले हैं इस साल की, ठीक है। सो एग्ज़ामिनेशन जो SISc लेती है स्पेसिफिकली, एक लास्ट है अमरावती में हमारे। सो ये टोटल 5 SISs पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है। सो स्पेसिफिकली इनको डिवाइड किया है कि जो विदर्भ वाले स्टूडेंट है वो अमरावती या फिर नागपुर के SISc को ज्वाइन कर सकते हैं, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र से आते हैं वो कोल्हापुर साइड ज्वाइन कर सकते हैं, जो वेस्ट साइड से आते हैं वो मुंबई को ज्वाइन कर सकते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट से आते हैं वो नासिक सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। सो हर SISs की स्पेसिफिकली 60 या फिर 70 के आसपास कैपेसिटी होती है, जिसमें जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से नियर अबाउट कैटेगरी वाइज 60 to 70 या फिर कुछ SISc में 100 के आसपास भी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। सो 100 के आसपास स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको प्रॉपरली कोचिंग या फिर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द एक्सपर्ट्स। उसके साथ साथ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ फ्री रहती है, क्योंकि SISs की स्पेसिफिक बिल्डिंग्स है जिसमें प्रॉपरली स्टूडेंट को हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, और उसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिसके वजह से स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं अपने स्टडी को भी, ठीक है। सो SISc के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ SISs के द्वारा जो स्टूडेंट मेंस जिन्होंने क्लियर किया है और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, सो उनके लिए भी SISc के थ्रू हर साल दिल्ली में मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट इस बार सिलेक्ट हुए होंगे उनके लिए मॉक इंटरव्यूज़ ऑलरेडी SISc के द्वारा अरेंज किए जाते हैं, और जो मराठी ऑफिसर्स है जो दिल्ली में अभी सर्विस में हैं या फिर दिल्ली में सर्व कर रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे मॉक इंटरव्यूज़ को एज अ पैनल मेंबर ज्वाइन हो और आप इंटरव्यू लो।
इसके वजह से क्या होता है कि जो महाराष्ट्र से स्टूडेंट आते हैं उनका जो मैंने कहा है कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होगा या फिर महाराष्ट्र रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है उनके रिलेटेड आपको परफेक्ट किया जाता है कि आपको किस तरह से आंसर्स देने हैं, किस तरह से आंसर्स को टैकल करना है, किस तरह से काउंटर क्वेश्चंस को टैकल करना है। सो इसके रिलेटेड आपके मॉक इंटरव्यूज़ भी SIC थ्रू लिए जाते हैं। उसके साथ साथ सेकंड संस्था है हमारी बार्टी। सो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रिसर्च एंड टीचिंग टेक्निकल या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है। सो इसके भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इसके भी हर साल कुछ नोटिफिकेशन जारी होता है जिसके थ्रू एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है और जो स्टूडेंट उसमें सिलेक्ट होंगे उनके लिए प्रॉपरली गाइडेंस या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ तीसरी इंपॉर्टेंट संस्था है सारथी। सो ये भी एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट रन करता है। इसके थ्रू भी फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हो या फिर क्वालिफाई हुए हो उनको भी वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है अप टू 25,000 या फिर 50,000 के आसपास। सो 25,000 मिनिमम तो दिया ही जाता है। सो एक तरह का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो दिल्ली में जाकर मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। सो और उसके साथ साथ कुछ एंट्रेंस टेस्ट भी ली जाती है जिसके थ्रू आप सिलेक्ट होके गाइडेंस वगैरह आपको वो प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ और एक अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया था, ये मैसेज बोर्ड स्प्रेड हुआ कि मुंबई में एक बाला साहेब ठाकरे IAS अकेडमी जो है वो रन की जा रही है। उसने एक कुछ वो भी नियर अबाउट 1000 स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड कर रही है जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो इस साल का उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सो जो स्टूडेंट अभी देना चाहते हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का और वो अगर 2022 का अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री फैसिलिटीज़ गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री कोचिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विज़िट करके आप सारी जानकारी पा सकते हैं। और उसके साथ साथ मिशन आइस के साथ साथ मिशन आइस से जुड़ा दिल्ली का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट मलुका IAS वो भी आप हर साल एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेता है। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम थ्रू उनका मेन मोटो ये है कि जो स्टूडेंट नियर अबाउट जो 1,30,000 या फिर 2 लाख के आसपास जो फ़ी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम थ्रू उनकी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेना और जो स्टूडेंट इसमें पास करते हैं उनको नियर अबाउट 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। यानी जो एनुअल फ़ी है उनकी उनमें आपको 50% जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। सो इजीली जो स्टूडेंट फिर अफोर्ड कर पाएंगे कोचिंग को। ठीक है। सो हर साल मलुका IAS थ्रू आपको इस तरह के स्कॉलरशिप थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मलुका IAS का गारंटीड प्रीलिम और एश्योर्ड मेंस भी प्रोग्राम है, वो भी इसमें लागू होता है। सो यहाँ पे नंबर दिया गया है या इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ मिशन IAS के साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जुड़ा है दिल्ली में वो भी आपको इस तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। सो इसका आप फ़ायदा ले सकते हो। अब देखते हैं प्लान के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। जो स्टूडेंट 11th ऑनवर्ड्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने एम किया कि हमें प्रिपेयर करना है, सो हर स्टूडेंट के लिए किस तरह का प्लान होना चाहिए, किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो जो स्टूडेंट अभी 10th जिन्होंने कंप्लीट की 11th स्टैंडर्ड में गए हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन इस एग्ज़ाम को देना है, सो उनके लिए एक स्पेसिफिक प्लान क्या होगा, किस तरह का वो प्लान कर सकते हैं। अभी से अगर उन्होंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ग्रेजुएशन एंडिंग तक के उनकी नियर अबाउट 70 to 80% सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाएगा और उनको आफ्टर ग्रेजुएशन वो अपीयर हो सकते हैं एग्जामिनेशन को। ठीक है। सो जो स्टूडेंट नियर अबाउट 21-22 को क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम को, वो 11 से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन। ठीक है। सो 5 ईयर प्लान में बेसिकली आपका डेली शेड्यूल सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो या फिर
11th ऑनवर्ड हो स्टूडेंट, तो आपको 5 ईयर प्लान में स्पेसिफिकली डेली में कुछ ही चीज़ें आपके एकेडमिक एजुकेशन में डालनी है। डेली शेड्यूल में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट डालनी है। वो है कि पहला इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करें पढ़ना। न्यूज़पेपर जिसमें एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा और एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा। जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज होगी, मराठी होगी, हिंदी होगी, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी वो आप, यानी कम से कम 1 घंटा आप इंग्लिश पेपर को दो और 1 घंटा आप रीजनल पेपर को दो, क्योंकि हर साल बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो न्यूज़पेपर से आ रहे हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। सो ये मैंडेटरी है स्टूडेंट को कि अगर हम पहले से ही न्यूज़पेपर के साथ साथ फैमिलियर हो जाए तो न्यूज़पेपर से कौन सी चीज़ें हमें पकड़नी है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए, ये चीज़ें हमें पहले से ही पता रहेगी। सो डेली शेड्यूल में आप 1 घंटा इंग्लिश न्यूज़पेपर को दे ही सकते हो, ठीक है। सो न्यूज़पेपर हमारे डेली शेड्यूल में तो होना ही चाहिए। उसको आप मैंने जो मिशन आइस के ABCD है, हम जो उस पर प्रॉपरली एक वीडियो भी बनाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। सो मिशन आइस के द्वारा जो ABCD बनाई गई है उसका एक बुकलेट आप तैयार कर सकते हो कि न्यूज़पेपर से किस तरह से आपको नोट्स निकालनी है, ठीक है। सो न्यूज़पेपर से किस तरह के नोट्स निकालने, इसके 3 स्ट्रैटेजीज मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में दी गई है कि किस तरह से आप 3 स्ट्रैटेजीज का, उसमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी आप यूज़ करके न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो डेली, ठीक है। सो उसके रिलेटेड सेकंड चीज़ है कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें। इसके रिलेटेड जो रेफरेंस बुक है वो मैंने ऑलरेडी नोट किया है, नोट करके दिया है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए क्या कौन सा रेफरेंस लेना है। उसके साथ साथ सिलेबस की जो प्रिंट आउट है आपको गूगल करके भी मिल जाएंगी। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस आपको सिविल सर्विसेज का गूगल करके भी आपको मिल सकता है, आप उसके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो। सो जो 11th ऑनर स्टूडेंट है उनको 2-3 ही चीज़ें डेली करनी है बस, कि पहले तो न्यूज़पेपर को हम पढ़ना शुरू करें। सेकंड चीज़ कि धीरे धीरे UPSC सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम देखना शुरू करें। और तीसरी चीज़ NCERTs, कि जब आप न्यूज़पेपर वगैरह सिलेबस वगैरह इसमें 2-3 महीने आपने अच्छे से निकाल लिए, अब आपको लगा कि मुझे जो बेसिक चीज़ें है अबाउट द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो सिलेबस रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं वो अभी मुझे कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए आप फिर बाद में NCERTs पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सो इसी के लिए मिशन आइस के द्वारा हमने NCERT का स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च किया कि जितने भी 11th ऑनवर्ड स्टूडेंट है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से NCERTs के जो कंसेप्ट है रिलेटेड विद आवर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यानी क्या कि हमारे 5 ईयर में हमें डेली इन 3 ही चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। अगर इन चीज़ों को भी हम अच्छे से कर पाए तो अच्छे से हम प्लान कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब आपकी NCERTs कंप्लीट होती है तब आपको जाकर रेफरेंस बुक जो है वो पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पहला सोर्स होगा हमारा न्यूज़पेपर, सिलेबस, थर्ड होगा NCERT और उसके बाद फिर एक एक रेफरेंस हम पढ़ेंगे। सो 5 ईयर में आपकी प्रॉपर स्टडी हो सकती है, ठीक है, कि सारी जानकारी आपको 5 ईयर में मिल सकती है। न्यूज़पेपर, सिलेबस, NCERTs और रेफरेंस बुक, सारी चीज़ें आपके 5 साल में अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। ग्रेजुएशन के बाद आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपीयर हो सकते हैं फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। सो ये डेली शेड्यूल में ये 3-4 चीज़ें भी आपने डाली। सो डेली चीज़ों में आपको फर्स्ट 6 मंथ पे इन 3 चीज़ों पर ही ध्यान देना है। सो फर्स्ट 6 मंथ में आपने इन 3 चीज़ों को भी कंप्लीट किया तो भी सफिशेंट है, मोर देन, ठीक है। और डेली शेड्यूल में आपको सिर्फ 4 to 6 आवर्स ही इसको देने हैं। सो 4 आवर्स भी मिनिमम आप दे सकते हो और इन 3 चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। डेली आपने NCERT से एक भी चैप्टर पढ़ा डेली और उसके रिलेटेड कुछ नोट्स निकाले तो भी आपका डेली, अगर आपने एक निकाला तो नियर अबाउट, अगर 6 to 12 के NCERT का अगर हम चैप्टर्स देखें तो अगर आपको हर NCERT पढ़नी है तो नियर अबाउट होंगे 500 के आसपास चैप्टर्स। तो आपके 500 डेज में सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे विथ नोट्स, ठीक है। सो ये 1-1.5 साल में आपके सारी NCERTs वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया 5 ईयर प्लान। सो डेली आपके एकेडमिक
एजुकेशन के साथ साथ, एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ साथ आप इन चीज़ों का अगर अभी से शुरुआत करें तो आपका अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है फॉर द सिविल सर्विसेज। अब जो ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट, उनके लिए भी जो मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया वो चीज़ें सारी सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। जो चीज़ें मैंने बताई, पहली तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना ही है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने ही है, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने ही है, उसके साथ साथ आपको रेफरेंस बुक बाद में एनसीईआरटीज़ के बाद पढ़ना ही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अदर चीज़ें क्या कर सकते हो आप, जो 11 ऑनवर्ड स्टूडेंट है उनको वो एक काम चीज़ कर सकते हैं कि अभी से, अगर जैसे मैंने बताया पिछले स्लाइड में, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक कॉलम भरना होता है, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगा, या फिर आपको यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पर कुछ मेडल्स मिले हो तो उसको नोटिफाई करना होता है। सो 11th ऑनवर्ड जो स्टूडेंट है वो अभी से किसी एक स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी अपने कॉलेज में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल लिए जाते हैं, स्टेट लेवल लिए जाते हैं, नेशनल लेवल के लिए जाते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनसीसी वगैरह होता है, हर कॉलेज में होता है एनसीसी का कैडेट, एनएसएस होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो यूथ फेस्टिवल होता है, बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं जो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर लिए जाते हैं। सो 11th ऑनवर्ड जो स्टूडेंट है वो अभी से अगर इसमें कोई भी एक, इसमें अगर हम पार्टिसिपेट करें, कोई एक स्पोर्ट ज्वाइन करें, एनसीसी हमें अगर इंटरेस्ट है तो एनसीसी में हम जा सकते हैं, एनएसएस होगा हमें इंटरेस्ट तो हम एनएसएस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक कंट्रीब्यूशन हमारा देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन और अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या किया है, आपने सिर्फ पढ़ाई की या फिर कुछ अलग ही कुछ किया है। सो ये चीज़ें आपको पूछी जाने वाली है। और ये कॉलम आप जब आप डैफ जो हमारा होता है सेकंड, जो हमारे इंटरव्यू के लिए भरना होता है, तब अगर हम उन जो ब्लॉक है जिसमें हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखना है, तो वो अगर हम ब्लैंक छोड़ दे तो हमारा बहुत बैड इंप्रेशन पड़ सकता है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में स्पोर्ट्स होगा, एनसीसी होगा, एनएसएस होगा, ये और या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होंगी, हॉबीज़ होंगी, ये डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ग्रेजुएशन या फिर 11th ऑनवर्ड स्टूडेंट, इनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने हॉबीज़ को डेवलप करें, एक स्पोर्ट को डेवलप करें, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को डेवलप करें, अपने कॉलेज लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स पर भाग लें, वॉलंटियरशिप में अपना योगदान दें। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप ग्रेजुएशन लेवल तक के कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। सो ये 5 साल ही होते हैं कि आप अपने ग्रेजुएशन के पढ़ाई के साथ साथ, 11th-12th के पढ़ाई के साथ साथ अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। सो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट वही सारी चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो दोनों के लिए मैंने कही है कि उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपको डेवलप करना है खुद को। इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। आप किसी भी अगर बहुत सारे वक्तृत्व स्पर्धा रहते हैं, बहुत सारे स्पीच कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, ड्रामाज कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, उससे क्या होता है कि आपके स्टेज डेयरिंग होगा, पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपका प्रेजेंटेशन लेवल अच्छे से होता है। जो मैंने इंटरव्यू में कहा कि आपका प्रेजेंटेशन लेवल अगर अच्छा हो तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है इंटरव्यू में। सो ये चीज़ें जो है आप ग्रेजुएशन लेवल तक ही बिल्डअप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। सो ग्रेजुएशन वाले भी स्टूडेंट उस प्लान को रिपीट कर सकते हैं, और डेली आपको सिर्फ 4 to 6 आवर्स ही देना है, उससे ज़्यादा आपको देना नहीं है, क्योंकि आपको आपका एकेडमिक जो ग्रेजुएशन है वो भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। सो नियर अबाउट अगर आप 11-12 कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो यूपीएससी ने तो क्राइटेरिया रखा है कि 35% वाले स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं तो हम क्यों ना क्लास 1 में या फिर
डिवीज़न 1 में आने की कोशिश करें, नियर अबाउट 60% तो हम ला ही सकते हैं ना, ठीक है। सो हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड भी हम अच्छी तरीके से ही रखें और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे भी ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट, जो ऑन द ट्रैक वाले स्टूडेंट है, क्योंकि उनका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और अभी वो प्लान कर रहे हैं कि हमें अभी एग्ज़ाम देनी है। अब उनके पास लिमिटेड पीरियड है, उनके पास हार्डली 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर वक्त है प्रॉपर स्टडी को कंप्लीट करना और अपीयर होना एग्जामिनेशन के लिए। सो ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनको प्रॉपरली स्टडी प्लान हमारा होना ज़रूरी है। सो इनके लिए प्रॉपरली स्टडी प्लान अभी प्रॉपर होगा, जिसमें अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया हो तो बेसिक चीज़ें वो पढ़े, जो हमने बेसिक फाउंडेशन के द्वारा ली है अभी 10 डेज में, वो बेसिक चीज़ें पहले कंप्लीट करें, सिलेबस को देखें, सिलेबस को समझे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पहले एनालाइज करें, प्रीलिम्स के होंगे या फिर मेंस के होंगे, दोनों को एनालाइज करें अच्छे से, किस एरियाज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। नियर अबाउट पास्ट 10 ईयर्स के तो क्वेश्चन पेपर्स हमें देखने ही देखने हैं, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस सब्जेक्ट्स के किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक्स को हर साल वेटेज दिया जा रहा है। सो ये एक एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ग्रेजुएशन के बाद वाले स्टूडेंट जो है उनका प्रॉपर स्पेसिफिक 1 ईयर का प्लान होगा, जिसमें वो बेसिक अगर उन्होंने नहीं किया हो अभी तक, वो पहले बेसिक करेंगे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और साथ में वो एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी एनसीईआरटीज जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है वो पूरे पढ़ सकते थे, लेकिन अब जो आफ्टर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है उनके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए हमें लिमिटेड एनसीईआरटीज ही कवर अप करनी है। सो लिमिटेड एनसीईआरटीज आपकी कहाँ से कवर अप होंगी? मिशन आईएएस के द्वारा जो हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम जितने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है वही सिर्फ कवर अप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो। सो बेसिक फाउंडेशन कोर्स तो लॉन्च ही किया है, एनसीईआरटीज भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर सकते उनको तो ये प्लान करना ही है कि हम पहले बेसिक कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखें, उसके साथ साथ एनसीईआरटी स्टार्ट करें। जैसे हमारी एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाती है फिर हम रेफरेंस बुक्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ डेली हमारा न्यूज़पेपर तो होगा ही। अब जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस बेसिक को जानने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानने के बाद एक डिसाइड करना होता है कि हमें एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देनी है। तो उनको ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के पहले वाले स्टूडेंट ले सकते हैं टाइम कि उनको उस सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर होना, किस सब्जेक्ट कौन से लैंग्वेज में हमें समझ में आ रहा है, इसके लिए उनके पास टाइम होता है। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन हमें जल्दी से जल्दी सिलेक्ट करना होता है कि हमें किस लैंग्वेज में इस एग्जामिनेशन को देना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपकी बेसिक जो आपको पढ़ना मैंडेटरी है वो एक तो हिंदी में अवेलेबल है या फिर इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है। और यूपीएससी का भी मोस्ट ऑफ द जो सोर्स है अच्छा मटेरियल वो इंग्लिश में या फिर हिंदी में अवेलेबल है। मराठी में बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, स्टैंडर्ड मटेरियल जो है बहुत कम है, इसलिए मराठी में या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज में जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी एनसीईआरटीज हिंदी से या फिर इंग्लिश से पढ़नी पड़ती है, या फिर मराठी रेफरेंस के साथ साथ उनको कुछ हिंदी या फिर इंग्लिश का रेफरेंस भी रेफ़र करना होता है। तो अच्छा हो कि हम इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करें हमारी रिटन लैंग्वेज, ठीक है, एग्जामिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉपर एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्स अवेलेबल है आपको हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। सो आपको लैंग्वेज चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप इन बेसिक चीज़ों को पढ़ते हो, सो बेसिक चीज़ें हो जाने के बाद अब आपको आफ्टर नियर अबाउट 6 मंथ्स आपका सारा बेसिक पढ़ने के बाद जब आप रेफरेंस बुक स्टार्ट करते हो या फिर आपकी एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाती है, तब आपको एक ऑप्शनल भी यहाँ पे चूज़ करना है।
जो ऑन द ट्रैक स्टूडेंट है जिन्होंने 1 ईयर का प्लान किया है उनको 6 महीने बेसिक और कुछ 1-2 रेफरेंस पढ़ने के बाद उनको ये ध्यान में आ जाएगा कि मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर ज्योग्राफी मुझे और अच्छी तरीके से समझ सकता है तो मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल ले सकता हूँ, मुझे पॉल साइंस अच्छी तरीके से समझ सकता है मैं पॉल साइंस ले सकता हूँ। सो ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, उसकी कैटेगराइजेशन क्या है, ये सारा एक स्पेसिफिक लेक्चर इन 10 डेज़ के लेक्चर में मैंने स्पेसिफिकली लिया है। सो वो आप लेक्चर दे सकते हो कि हाउ टू चूज़ अ बेटर ऑप्शनल। ठीक है, सो 1 ईयर का प्लान आप कर रहे हो, स्टडी प्लान कर रहे हो, बेसिक आप चीज़ें पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटीज जब आपकी एंड हो जाएगी तब आपको रेफरेंस बुक स्टार्ट करना है। रेफरेंस बुक के साथ साथ आपने एक ऑप्शनल भी सिलेक्ट कर लिया, अब आपकी प्रॉपर स्टडी जर्नी स्टार्ट हो गई। सो उसके बाद जो 6 महीने का प्लान है उसमें आप प्रॉपरली रेफरेंस बुक्स, उससे नोट्स निकालना और आपका ऑप्शनल कंप्लीट करना। अब ऑप्शनल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में जाकर कोचिंग भी लेते हैं, कुछ स्टूडेंट सेल्फ भी प्रिपेयर करके ऑप्शनल अपना कंप्लीट करते हैं। सो आपके पास 2 ऑप्शनल है, एक तो आप ऑप्शनल की कोचिंग ले सकते हो या फिर सेल्फ भी प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिलेबस प्रॉपरली एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। इसको अगर आपने प्रॉपरली एनालाइज किया तो आप ऑप्शनल को सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हो। और एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि इस 1 ईयर के प्लान में जब हमारा नियर अबाउट 70% सिलेबस हो चुका होता है प्रीलिम्स और मेंस का, और मानो उस 1 साल के बाद अगली आने वाली एग्ज़ाम को अगर हम अपीयर होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी 2021 वाले स्टूडेंट है जो 2022 वाले एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सो वो अगर इस 1 ईयर का उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नियर अबाउट 70% उनका सिलेबस हो चुका है, अब अगर वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उन्होंने देख लिए, उनको सॉल्व कर लिया, कुछ अगर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करें तो बेटर होता है। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करना मैं मैंडेटरी नहीं कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना थोड़ा बहुत मैंडेटरी इसलिए होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस उनको सॉल्व तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन और ज़्यादा प्रैक्टिस होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हर एंगल से डिज़ाइन किया जाता है। आपको कुछ क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक होंगे, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन सेंस बेस्ड भी होते हैं। सो हर एंगल के क्वेश्चंस आपको डिज़ाइन किए जाते हैं वो प्रीलिम्स में। सो अगर आप कुछ 10-12 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके सॉल्व करो तो आप बेटर उसमें प्रॉपरली आपको जो 2 आवर्स का टाइम होता है, तो टाइम पीरियड में हमें किस तरह से 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह से टाइम मैनेज करना है, हमें किस तरह से एक्चुअल एग्ज़ाम देने से पहले हमारी मॉक तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी आपकी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हो सकती है। सो टेस्ट सीरीज़ आप एक तो प्री के लिए ज्वाइन कर सकते हो, बिफोर प्रीलिम्स 2-3 महीने होने के पहले, यानी प्रीलिम्स अगर मानो जून में होगी तो आप फरवरी में या फिर मार्च में प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। मेंस की टेस्ट सीरीज़ आप कब ज्वाइन कर सकते हो, जब आपका 70% सिलेबस मेंस का पढ़ना हुआ तभी। ठीक है, क्योंकि आप आंसर ही नहीं लिख पाओगे मेंस के टेस्ट सीरीज़ में, तो आपके पास कुछ ना कुछ स्टफ तो होना चाहिए आंसर लिखने के लिए। सो इसके लिए 70% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो तब आप ज्वाइन कर सकते हो मेंस के टेस्ट सीरीज़ को। ठीक है, सो मेंस के टेस्ट सीरीज़ फॉर एग्जांपल जून में अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है तो आप प्रीलिम्स के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ को, या फिर आपको लगे कि टेस्ट सीरीज़ में पहले कंप्लीट कर लूँ ऑप्शनल की या फिर जीएस की, तो आप अगर आपकी जून में एग्ज़ाम हो तो आप दिसंबर या फिर जनवरी में भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके आपकी ऑप्शनल की या फिर जीएस की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि मोस्टली आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जाएगा विद टेस्ट सीरीज़, फिर आप जीएस की आफ्टर प्रीलिम्स भी लगाओ तो भी आप मैनेज कर पाओगे स्टडी को प्रॉपरली, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के दौरान नियर अबाउट आपको 70 to 80 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है। उसमें आपको एसे कंप्लीट करना, ऑप्शनल की रिवीजन देना, जीएस पेपर रिवाइज करना, उसके अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो वो कंप्लीट करना, उसके साथ साथ अदर एरियाज़ जो मैंने बताए थे कि साइंस एंड टेक होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होगा, सिक्योरिटी होगा, ये चीज़ों को भी हमें कंप्लीट करना होता है। सो हमें उस 70 to 80 डेज़ में इतने सारे कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अगर जीएस की या फिर ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ विद आंसर राइटिंग अगर हम पहले ही कंप्लीट करें तो हमारा लोड उतना कम हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह का हम 1 ईयर का प्रॉपरली प्लान बना सकते हैं
जो स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट है कि जो स्टूडेंट या फिर जो एस्पिरेंट वर्किंग है, यानी कोई जॉब में इन्वॉल्व है, कुछ वर्क कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब में हैं और साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपरली प्लान किस तरह का हो सकता है, उनको प्रॉपरली स्ट्रैटेजी किस तरह की इस्तेमाल करनी है। ठीक है, सो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन वाले थे उनके लिए तो प्रॉपरली नियर अबाउट 8 to 10 आवर्स का डेली शेड्यूल होगा, जिसमें मैंने कहा कि न्यूज़पेपर होगा, सिलेबस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटीज होगी, एनसीईआरटी से नोट्स निकालना, न्यूज़पेपर से डेली नोट्स निकालना। ठीक है, और उसके साथ साथ बाद में जब आप ऑप्शनल या फिर जीएस स्टार्ट करते हो मेंस का, तब आपको प्रॉपरली उसको 3 आवर आपको देने होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया 1 ईयर वालों के लिए। अब जो वर्किंग स्टूडेंट है वो तो जॉब करते समय उनको मैनेज करना होता है, और बहुत सारे ऐसे भी सिलेक्शन है जिसमें हमें देखा गया कि जॉब वर्किंग के साथ भी हर साल बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर करते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, सो जॉब के साथ साथ आपको सिर्फ 4 to 6 आवर्स का आपको डेली शेड्यूल बनाना है। इसमें से आप डिवाइड कर सकते हो मॉर्निंग टाइम में, मानो आपका 10 बजे अगर आप जॉब पर जा रहे हो, सो आप 7-8 बजे से 8:30-9 बजे तक के आप सुबह टाइम दे सकते हो, और आने के बाद आप नाइट में कुछ टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, आपको उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा अगर आप जॉब के साथ साथ देना चाहते हो। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट फिर बीच में जॉब क्विट करके प्रॉपरली यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। ठीक है, और उनको इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि आपने जॉब क्यों क्विट किया था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ भी अपने आप को मैनेज करके प्रॉपरली टाइम निकालते हैं। सो आप अगर 4 to 6 आवर्स का डेली शेड्यूल बना रहे हो तो आप मैनेज कर सकते हो मॉर्निंग में टाइम और नाइट में टाइम कुछ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सो 4 to 6 आवर्स का अगर डेली शेड्यूल आपने बनाया तो उसमें भी आपको, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहली बेसिक चीज़ ऑब्वियसली ये है कि आप बेसिक्स को कंप्लीट करें, यानी स्ट्रक्चर को वगैरह, ऑप्शनल वगैरह कैसे चूज़ करना है, किस तरह से हम चूज़ कर सकते हैं, ये बेसिक जानकारी को पढ़ें। उसके साथ साथ सिलेबस होगा आपका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, उसको एनालाइज करें। उसके बाद फिर आप एनसीईआरटीज़ वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, लिमिटेड एनसीईआरटीज़ आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर रेफरेंस बुक्स। ठीक है, और जो 1 ईयर का प्लान जिसमें मैंने कहा था कि एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको एक ऑप्शनल भी चूज़ करना है, तो इन स्टूडेंट को भी वैसे ही करना है कि आपको एनसीईआरटी जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं आपको एक स्पेसिफिक ऑप्शनल भी एक चूज़ करना है, और उसकी भी पढ़ाई आपको साथ में करनी है। ठीक है, अगर आपको क्लियर करना है तो आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट फिर वर्किंग स्टूडेंट वाले स्टूडेंट को एक ये होता है कि बहुत सारे वर्किंग स्टूडेंट को सैटरडे संडे मिल जाता है। सो सैटरडे संडे आप फुल डे या फिर नियर अबाउट 10 आवर्स तो निकाल ही सकते हो जब आपका ऑफ होगा, तो उसमें आपका मैक्सिमम पढ़ाई हो जाएगी। उसमें जो चीज़ें आपने वीक में नहीं कवर अप की वो आप सैटरडे संडे कवर अप कर सकते हो। सो वर्किंग स्टूडेंट के लिए ये डेली चीज़ें हैं जो आप डेली शेड्यूल में मंडे टू फ्राइडे कुछ 4 to 6 आवर का प्लान बना सकते हो, और सैटरडे संडे आप नियर अबाउट 10 आवर्स का प्लान बना सकते हो, जिसमें आप जो चीज़ें आपकी रह गई हो वो आप मैनेज कर पाओ। और बेसिक के साथ साथ आप न्यूज़पेपर भी मैंडेटरी है। ठीक है, सो सारी चीज़ें सारे लोगों को कॉमन तो है ही, लेकिन अपने प्लान के हिसाब से उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना समय है पढ़ाई के लिए, उसके हिसाब से डेली शेड्यूल हमें बनाना है खुद का, कितना टाइम हम दे सकते हैं, और डेली शेड्यूल को ही प्रॉपरली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमें न्यूज़पेपर को कितना देना टाइम है, एनसीईआरटीज़ को कितना देना है, सिलेबस के लिए कितना टाइम देना है, उसके साथ साथ अगर हमारे एनसीईआरटीज़ कंप्लीट हो तो रेफरेंस बुक और ऑप्शनल को कितना टाइम देना है। सो इस तरह से आपको आपका जो शेड्यूल है वो प्रॉपरली डिज़ाइन करना है। सो आज के लेक्चर में हमने ये सारी बेसिक जानकारी देखी कि किस तरह से आप जो है वो सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सेल्फ स्टडी के साथ साथ ही आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। कोचिंग आपको मैंडेटरी नहीं है, मैंने कहा है,
तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ संस्थाएं चलाई जा रही है जिनके द्वारा आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट और कोचिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका सहारा आप ले सकते हो। उसके साथ साथ हमने फिर 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड का 5 ईयर प्लान डिस्कस किया, वो प्रॉपरली आपको बताया। अब जो स्टूडेंट इन कैटेगरीज में आते हैं उनको सिर्फ आपका प्रॉपरली प्लान बनाना है, लिखना है प्रॉपरली उसको और उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है उनका भी 3 ईयर प्लान हमने डिस्कस किया, वो भी प्रॉपरली उसको लिखेंगे, प्रॉपरली उसको मैनेज करेंगे अपने पढ़ाई के साथ साथ। आफ्टर ग्रेजुएशन वालों को तो सीरियसली स्टार्ट करना है क्योंकि उनके पास अभी लिमिटेड टाइम पीरियड है, सो उनको प्रॉपरली 1 ईयर का शेड्यूल बनाना है। और जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है, जॉब वाले स्टूडेंट है, उनको तो प्रॉपरली आपके जॉब के साथ साथ पढ़ाई करनी है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन आप अगर प्रॉपरली मैनेज करो अपने टाइम को तो आप वीक में, मैंने कहा है कि मंडे टू फ्राइडे कितना आपको टाइम देना है और सैटरडे संडे आप कितना टाइम दे सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। सो इसके साथ साथ मिशन आइस के द्वारा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, प्रीलिम्स रिलेटेड, मेंस रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, सो ये जितने भी डाउट्स हैं आपके, हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज एक जूम मीटिंग अरेंज की जाए जिसपे मैं खुद और हमारे जो मिशन आइस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 91 लाई है 2020 में, नरवाड़े सर, वो भी हमें उस सेशन में ज्वाइन करेंगे। और मेन हमारा मोटो ये होगा कि जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके जो डाउट्स है वो हम क्लियर करें। सो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नंबर्स पर, नीचे दिए गए नंबर्स पर आपको डिटेल्स उसकी मिल जाएंगी, आप उस पर कॉल करके आपको सेशंस की जानकारी आपको मिल जाएंगी। उसके साथ इस बेसिक फाउंडेशन के साथ, अब ये तो लास्ट लेक्चर था, अब जो स्टूडेंट जिन्होंने ये बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट किया, अब जिनको प्रॉपरली आपकी स्टडी स्टार्ट करनी है, एनसीईआरटीज़ जो पहला स्टेप मैंने कहा, तो एनसीईआरटीज़ के लिए मिशन आइस के थ्रू ही एक इम्पॉर्टेंट कोर्स लॉन्च हमने किया है। जितने भी 6 to 12 इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ है वो इसमें हम कवर अप करेंगे विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। एनसीईआरटी स्पेसिफिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होंगे, जनरल साइंस होगा और एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एनसीईआरटी रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, उसके साथ साथ प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एनसीईआरटी से, वो भी देखेंगे। और ये जो एनसीईआरटी का कोर्स है ये यूपीएससी वालों के लिए तो मैंडेटरी है ही, उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स जो है वो ओपन अप है, मैंडेटरी भी है, ठीक है। सो जितने भी 11th ऑनवर्ड स्टूडेंट हैं वो सारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिटेल्स आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर आपको मिल जाएंगे। सो ये था आज का लेक्चर और आज हमने एंड किया हमारा 10 डेज़ का पूरा बेसिक फाउंडेशन कोर्स जिसमें सारी डिटेल्स जानकारी हमने दी है। सो इस 10 डेज़ को अगर आपने प्रॉपरली लेक्चर वाइज देखा तो आपको किसी को भी कुछ भी जानकारी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी सारी जानकारी हमने इस 10 डेज़ के फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट की है। सो मेन मोटो हमारा यही था कि अब अगर हम प्रिपेयर कर रहे, स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक ज़रूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये थी हमारा 10 डेज़ का फाउंडेशन कोर्स। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हो। अब जो मेन मोटो है हमारा कि 10 डेज़ का फाउंडेशन कोर्स तो हमारा एक भाग था ही, उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हमने इनिशिएटिव लिया है। सो इस 10 डेज़ फाउंडेशन कोर्स जो कंप्लीट करेंगे उनको एक कंपलसरी लेक्चर है जो आपको कल लेक्चर होगा ये रिलेटेड विद द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये लेंगे हमारे मिशन आइस के जो सह संचालक हैं प्रवीण खांडवे सर। और इसमें वो बेसिकली आपके सिविल सर्विसेज के दौरान कौन सी स्किल आपको प्रिपरेशन के दौरान, जैसे मैंने बताया कि आप अगर ग्रेजुएशन के आप स्पोर्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आप कैसे ग्रो अप कर सकते हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे बढ़ा सकते हो, अच्छे से शेप कर सकते हो। उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन, रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि अगर आप विजुअलाइजेशन करते हो यानी कल्पना करते हो तो आपका परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाता है। यानी क्या कि परफॉर्मेंस जो है हमारा एग्जामिनेशन में है वो रिलेटेड है हमारे विजुअलाइजेशन से, कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, जिस पोस्ट के लिए हम सिलेक्ट होना चाहते हैं, क्या उसके बारे में हमें कुछ विजुअलाइजेशन है, हम कुछ कल्पना करते हैं कि अगर मैं सिविल सर्वेंट हुआ तो मैं ऐसी चीज़ें करूँगा, ऐसी चीज़ें करूँगा।
तो ये जो पैशन है आपका, ये लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, क्योंकि हमें बोरिंग जैसा ये एग्ज़ाम को देना नहीं है, सिर्फ पास करना इसके वजह से देना नहीं है। हमारे अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, हमें एन्जॉय करके सारी चीज़ों को समझ के, क्योंकि इस सिलेबस में ऐसी सारी चीज़ें दी गई है जो आपको एक अच्छा सिटीज़न बनाती है, एक अच्छी पर्सनालिटी आपकी ग्रो करती है। सो विजुअलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी सर आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें मेडिटेशन होगा या फिर एक्सरसाइज होंगी, ये भी हमारे डेली शेड्यूल में होना ज़रूरी होता है। एक हेल्दी हेल्थ भी हमें मेंटेन करनी होती है, ठीक है। दिल्ली में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऑब्जर्व किए हैं कि जिनको प्रिपरेशन के दौरान अस्थमा की बीमारी हो गई, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट स्मोकिंग या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लिक्वर लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से उनकी लाइफ तो स्पॉइल होती है, एग्ज़ाम भी उनकी निकल नहीं पाती, ठीक है। सो डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना, अपने आप को मोटिवेट रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। और एट दी एंड कि हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर कैसे ला सकते हैं, हमारे पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी किस तरह से होनी चाहिए। अगर हम किसी के भी सामने बोलना स्टार्ट करें तो एक पॉजिटिविटी हमारी दिखनी चाहिए कि हम एक पॉजिटिव पर्सन हैं। किसी भी चीज़ को हम पॉजिटिवली लेते हैं, उसको पॉजिटिवली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड है, ये चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जाएंगी, आपको सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी, ठीक है। सो यह आपके लिए एक बहुत अच्छा सेशन होगा। सो ये था हमारा 10 डेज़ का बेसिक फाउंडेशन। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और ऐसे ही नए नए इनिशिएटिव्स, बहुत सारे डाउट सेशंस हम मिशन आईएएस के थ्रू लेंगे, उसको प्रॉपरली अपलोड करेंगे। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो उनके लिए प्रॉपरली हेल्पलाइन नंबर्स है, उस पर आप हमारे आने वाले कोर्सेज के रिलेटेड सारी जानकारी आपको उस पर मिल जाएंगी। सो आई होप आपने इन सेशंस को एंजॉय किया प्रॉपरली, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। सो मिलते हैं अगले इनिशिएटिव्स में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।